हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर द अपकमिंग पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस, अलग ही सिग्निफिकेंस रखती है। वाई? क्योंकि मिनिमम मिनिमम बता रहा हूं 8 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में पॉलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आप बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। यहां पर सीधा सीधा ये डिसाइड कर सकता है, डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसको कैसे प्रिपेयर करें आने वाले एग्जाम के लिए, आज के सेशन में हम उसी को लेकर बात करेंगे। तो हमारे पास अगर हम बात करें टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं बच्चे, पहली बात तो जिन टॉपिक्स को आपको कवर करना ही करना है, एक तो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स। अब ये बात ध्यान समझिएगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स की जब मैं बात करता हूं, हमारे संविधान बनने से पहले अंग्रेजों के टाइम पे बहुत सारे एक्ट्स आए थे जिनका हमारे संविधान के ऊपर एक डायरेक्ट इंपैक्ट है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला एक्ट जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता होगा। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास बहुत सारे एक्ट पास हुए जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन कहा जाता है। इन एक्ट्स को समझने के लिए आपको हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होना बहुत 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 जरूरी है। तो आप एक बात समझिए कि अगर पॉलिटी सब्जेक्ट को आप इंडिविजुअल लेकर चल रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्यों? आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आपको थोड़ी मॉडर्न हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको अच्छे से आती होगी, वहां आपने एक्ट्स को पढ़ा होगा, तो आपको आगे चलकर पॉलिटी समझने में, कॉन्स्टिट्यूशन समझने में मुश्किल नहीं होगी। अदरवाइज आपको मुश्किल होगी। वहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक्ट आया था जी, आपको पता होना चाहिए एक्ट का बैकग्राउंड क्या था, क्यों उस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी, उस एक्ट ने तब्दीलियां क्या की, वो सब समझना, वो सब जानना बहुत जरूरी है। और वहां से क्वेश्चन भी मिलता है। आप उसे हिस्ट्री के पोर्शन में भी रख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के, और पॉलिटी के पोर्शन में भी रख सकते हैं। जब मैं बात करता हूं प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स की, ठीक है, संविधान से पहले जो एक्ट्स आए थे, ठीक है, उसके बाद हमारा संविधान बना, ठीक है। और संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एग्जीक्यूट की। तो हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में संविधान सभा कहा गया, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पास प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, और सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना और उसके साथ जो हमारे पास जो चीजें अटैच्ड है, उनके बारे में आपको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। अब इसके अलावा संविधान हमारे पास एग्जीक्यूशन में कब आया, ये सबको पता है। कमेंसमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट इज ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। हम सब बच्चों को पता है कि हमारे संविधान की जो कमेंसमेंट है वो 26 जनवरी 1950 को हुई। अब एक बार संविधान लागू हो गया तो हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? लिविंग एंटिटी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एन लिविंग एंटिटी, जीवित आलेख कहा जाता है। क्यों जीवित कहा जाता है? क्योंकि बदलाव जो है वो किसी जीवित चीज में ही हो सकता है, ठीक है। बदलाव जो है वो किसी जीवित चीज में ही हो सकता है। तो यहां पर अगर आप देखें, हमारे संविधान में अमेंडमेंट हो सकती है, ठीक है। अमेंडमेंट करने के लिए अलग से प्रावधान है। अब अमेंडमेंट के लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल यूज होता है? एक सवाल ये हो सकता है। क्या अमेंडमेंट के लिए ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है? एक सवाल ये भी हो सकता है। तो हमें पता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी हो तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं किया जा सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनमें से कौन कौन सी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अभी तक 105 अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन कोई भी, आई थिंक कोई भी, मुझे नहीं लगता कि 105 के 105 अमेंडमेंट्स को पूरा प्रॉपरली याद रख सकता है। ना ही हमें याद रखनी है, हमें सिर्फ उसमें से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को ही शंट आउट करना है और उन्हीं को याद रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जब आप जीएस पढ़ने बैठते हैं, आप एक चीज खोजने निकलेंगे, उससे रिलेटेड 50 चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन जरूरी क्या होता है, जब भी किसी एग्जाम को आप प्रिपेयर करते हैं, कितना पढ़ना है, ठीक है, और कहां से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव नॉलेज गेन करना नहीं है। आपने कोई ऐसा नहीं कि आपने आगे चलकर कि बहुत बड़ा विद्वान बनना है। हमारे पास अगर हम बात करें पॉलिटी का, ऐसा विद्वान की पूरे भारत में ढूंढने से ना मिले। आपने पेपर क्रैक करना है, अभी के लिए मेन प्रायोरिटी वो है, ठीक है। अगर आपको विद्वान बनना है फिर तो आप पेपर की तैयारी छोड़िए, फिर उसी को पढ़ने लग जाइए। इसका मतलब क्या है कि हमें पढ़ना है, लेकिन लिमिटेड पढ़ना है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं पढ़ना। उससे हमारे पास क्या होगा कि हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो हम भूल जाएं पेपर में। और उतना पढ़ना भी जरूरी है कि पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो पाए। तो दोनों चीजों के बीच में हमें बैलेंस बना के कहीं ना कहीं चलना है। टॉपिक्स जो हैं हमारे पास, आप लोगों को पता होंगे कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास हो जाता है।
उससे जुड़े हुए सवाल जो हैं, अभी जैसे हमारे पास अगर आपको पता हो, अभी एनटी का नायब तहसीलदार का रिसेंट एग्जाम हुआ, नायब तहसीलदार के एग्जाम में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। इवन बहुत डीप में जाकर उन्होंने सवाल पूछे थे कि इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश हुआ, कब मीटिंग, पहली बार मीटिंग हुई, ऐसे सवाल सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े हुए थे, एनटी के पेपर में सीधा सीधा पूछे गए थे यहां से। फिर प्रीएम्बल, जिसको हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यहां से भी डायरेक्ट सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, हमें पता है, और बहुत सारे सवाल बनते हैं। कहने के लिए प्रीएम्बल कुछ लाइनें ही हैं, लेकिन इन लाइनों की अलग ही लेवल पे इंटरप्रिटेशन होती है। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। जब हम पूछते हैं कि क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको यह भी पता होगा कि इससे जुड़े हुए कई सारे केसेस हैं। ठीक है, हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, जिनके बारे में पेपर में सवाल आता है। जैसे केशवानंदा भारती केस है, बेरूबारी यूनियन केस है, तो ऐसे कई सारे केसेस हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, हाँ जी, एक ऐसा मुद्दा, हाँ जी, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में बात करें, आजकल गरमाया हुआ है, पता ना आपको। हाँ जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए, किसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप को लेकर आर्टिकल कौन से बात करते हैं, क्या प्रावधान है, कौन सिटीजनशिप छीन सकता है, सिटीजनशिप को लेकर कानून कौन बना सकता है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कौन सा एक्ट इसको लेकर बात करता है, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। कितनी बार अमेंड हुआ है, अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, कितनी बार अमेंड हुआ है। ऐसे बहुत से सवाल हैं, ठीक है, जो यहां से पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। हाँ जी, फंडामेंटल राइट्स अपने ही आप में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहने के लिए तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन इनके ऊपर 600 से ज्यादा पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। कहने के लिए आप समझिए, कहने के लिए तो 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन 600 से भी ज्यादा बन सकते हैं। आई गेस ये बात आपको क्लैरिटी हो रही होगी। फिर उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगी तो कुछ चीजों को खास ध्यान में रखेगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी प्लान आउट करती है तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अपनी अलग इंपॉर्टेंस रहती है। तो आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि किस सब्जेक्ट को, मतलब किस टॉपिक को हमने किस तरह से कवर करना है। जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट की काफी सारी पावर्स हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट की काफी सारी पावर्स हैं, ठीक है, और ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली है, जिनको प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे इमरजेंसी है, ठीक है, किसी को पार्डन करने की पावर है, और प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जो बिना किसी ऑपोजिशन के इलेक्ट हुए, मतलब कि उनके सामने इलेक्शन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। नीलम संजीवा रेड्डी, पता होगा आप लोगों को कि वो ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनके हमारे पास अपोज में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। सो इज द ओनली प्रेसिडेंट हु इलेक्टेड अनअपोज्ड, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। तो ऐसे बहुत से सवाल प्रेसिडेंट को लेकर। फिर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जब मैं बात करता हूं तो पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लोकसभा में आ जाऊं तो लोकसभा में ही हमारे पास आप देखने को मिलेंगी काफी सारी पोजीशन, जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अब देखो, आप कहोगे सर लीडर ऑफ अपोजिशन ये तो हमने सुना नहीं। आपने इस वजह से नहीं सुना क्योंकि पिछले 6-7 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा कोई है ही नहीं, लेकिन पोजीशन होती है लीडर ऑफ लोकसभा की, लेकिन पिछले काफी टाइम से लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं है लोकसभा के अंदर। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर आ जाता है हमारे पास। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब जैसे हमारे हर एक स्टेट में, जैसे अभी पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बात करेंगे, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट है हमारी, हाई कोर्ट है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो शेयरिंग में है, चंडीगढ़ में है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, लेकिन पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों मिलकर उसको शेयर कर रहे हैं। तो उसका मतलब हाई कोर्ट जो है वो एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स के लिए काम कर सकती है। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी
जब तक हम इन पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, आपको शायद मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि राइट नाउ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस इन द पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। मैं चाहूंगा अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आ जाती है। ठीक है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की बात करूं तो पंचायती राज जो है वो हमारे पास आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में डिस्कस किया गया था, लेकिन बाद में इसको इंश्योर किया गया कि ये भारत में लागू हो। म्युनिसिपैलिटीज को भी हमारे पास इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी, संशोधन करना पड़ा, तो हमें इनको भी कहीं ना कहीं स्टडी करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हमें क्वेश्चन मिलने की संभावना मैक्सिमम रहती है। इन सब चीजों को हम आने वाले अपने सेशंस में कवर करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे पास इसके लिए हम यहां पर पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कॉम्बो बैच लेकर आ रहे हैं जो 30 मई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसकी फीस रहेगी महज 3500। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि जब भी आपने अपने एग्जाम के लिए खुद प्रिपेयर करना हो तो कई सारी चीजों का ध्यान भी रखना होता है। कैसे ध्यान रखना होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जब आप कोई टॉपिक पढ़ो तो पहले तो उस टॉपिक की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, पूरे टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं अगर टॉपिक पढ़ रहा हूं, मान लो मैं प्रियम्बल पढ़ रहा हूं, तो मुझे उस पूरे टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में क्लियर होना चाहिए मैंने पढ़ा क्या है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो प्रीवियस पेपर्स थे हमारे पास उसमें उस टॉपिक से क्या कोई सवाल पूछा गया था, और अगर सवाल पूछा गया था तो उस सवाल का लेवल क्या था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। एक टॉपिक आपने उठाना है, मान लीजिए आपने, मैंने बोला कि प्रियम्बल उठा लिया आपने। ठीक है, मान लो आपने प्रियम्बल उठा लिया। अब आपने जब प्रियम्बल उठाया, ठीक है, तो प्रियम्बल जब आपने उठाया तो प्रियम्बल आपने पूरा अच्छे से पढ़ा, उसकी क्लैरिटी हुई। उसके बाद आपने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे। हमारे जो नोट्स हैं उसमें हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको स्टडी कीजिए, उनमें लेवल देखिए कि लेवल क्या, जो मैंने पढ़ा है क्या मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी रह रही है। उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए, उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। एक चीज और ध्यान रखिए कि ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए लास्ट जो पेपर हुआ, कोई भी मान लो 2018 में कोई पेपर हुआ, उसी वही सेम वैकेंसी अब 2022 में भी आने जा रही है। तो जरूरी नहीं है कि 2018 वाला लेवल ही पेपर का रहे। लेवल में हमारे पास अभी देखना जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लेवल जो है वो और ज्यादा इंप्रूव होता दिखाई दे रहा है पेपर का, ताकि जो है हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर डिपार्टमेंट के लिए इजी हो जाए। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि पिछले पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे वो तो ठीक है, लेकिन अगर लेवल उनका बढ़ाया गया तो सवाल क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, सवाल क्या पूछा जा सकता है और क्या मैं उस सवाल को भी हैंडल कर पाऊंगा या नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बच्चे, वो क्या, इन सब चीजों को जानने के बाद, इन सब चीजों को जानने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज है खुद पर आत्मविश्वास। ठीक है, वो एक कहावत है हिंदी में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो मतलब कि जब तक आपके अंदर खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं पेपर क्रैक कर सकता हूं, कोई आपका पेपर क्रैक नहीं करवा सकता। उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, हाँ जी, हार्ड वर्क और डेडिकेशन की, प्रैक्टिस की। लेकिन हार्ड वर्क भी होगा स्मार्ट वर्क के थ्रू। आजकल हार्ड वर्क भी स्मार्ट वर्क के थ्रू होता है। कैसे, मतलब कि पढ़ना है हमने, हार्ड वर्क करना है, लेकिन प्रिसाइज पढ़ना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा कॉम्बो बैच जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 30 मई से शुरू हो रहा है, जिसमें हम पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सब के लिए हमारे पास, आपको पता होगा कि सिलेबस 80 to 90% सेम होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आती है। जैसे मान लीजिए एक्साइज का पेपर आ रहा है, तो एक्साइज में हमारे पास जो अलग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको छोड़ दीजिए, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, वो तो सेम ही रहने वाली है। तो कॉम्बो बैच में हम उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह से प्रिपरेशन कराएंगे कि आपको आने वाले पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको यहां पर कुछ समझ आया होगा। हमारे सेलिएंट फीचर्स क्या है कोर्स के, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम जो हम कवर करेंगे उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन है,
वीडियो है, PSSSB क्लर्क है, और भी कई सारे हमारे पास जो वैकेंसीज हैं। 200 से ज्यादा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएंगी जिसमें सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट आपको मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे और स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, क्लास के साथ तो एमसीक्यू कराए जाएंगे, उसके अलावा 5000 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे। पंजाब जीके के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा। हाँ जी, पंजाब जीके एक ऐसी चीज जहां बच्चे थोड़ा सा मात खा जाते हैं, तो पंजाब जीके के ऊपर स्पेशल फोकस हमारा रहेगा, स्पेशल क्लासेस उसके लिए रहेंगी। ठीक है, वीक में डाउट सेशन आपके रहेंगे। देखिए, आपने हमारे पास लाइव सेशन जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट लाइव क्लासेस चलेंगी। उन लाइव क्लासेस में जो भी आपके डाउट है वो आप वैसे तो टीचर से पूछ ही सकते हो, ठीक है, क्लास में भी, क्लास के दौरान भी आप डाउट पूछ सकते हो, लेकिन क्लास खत्म हो गई, फिर आपको लगा कि यार मेरे को तो इसमें भी डाउट था, तो उसका रेजोल्यूशन करने के लिए भी हमने स्पेशली एक वीक में डाउट सेशन रखते हैं जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, बच्चों से आराम से हम बैठकर बात करते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर आपको इन बिटवीन, मान लो आप हफ्ते का वेट नहीं करना चाहते, इन बिटवीन ही आपको मान लो क्लास खत्म हुई, 2 घंटे बाद आपको कोई डाउट आया, आप हमारे पोर्टल पे डाउट डालिए, उसका रेजोल्यूशन उसी समय कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री 10,000 एमसीक्यू आपको मिलेंगे कोर्स के साथ ही, कोई एडिशनल फीस नहीं, कोर्स के साथ ही मिलेंगे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारे सैलिएंट फीचर्स के साथ हम इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि उनकी प्रिपरेशन जो है अप टू मार्क रहे। हमारे कई फ्री और पेड जो इनिशिएटिव्स हैं वो ऑनगोइंग है, तो आप इन सब के लिए एनरोल अपने आप को कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए क्या, तो उनके लिए हम 100 टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें अलग से 10,000 एमसीक्यू सीरीज रहेंगी। तो इसको भी हमारे पास अगर हम बात करें 999 के रेट पर आप यहां पर परचेज कर सकते हैं, जिसमें कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, करंट अफेयर्स के 2500 एमसीक्यू, जनरल स्टडीज के 2500 एमसीक्यू, क्वांट के 2000 एमसीक्यू, रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो कुछ इस तरह से हमने प्लान आउट किया है कि जो बच्चे को लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि उन्होंने प्रिपरेशन कर लिया, सब कुछ हो चुका है, ऑलरेडी डन है हमारा, तो वो एक बार इन 100 जो टेस्ट है इनके थ्रू अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज जरूर करें। तो ये था स्टूडेंट आज का सेशन, उम्मीद करता हूं कुछ आपको समझ आया होगा कि पॉलिटी कैसे प्रिपेयर करें आने वाले एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।